वेलकम बैक एवरीवन। एक और इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके का टेस्ट लगाते हैं। ये टेस्ट नंबर होगा 317। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 317 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, ज्योग्राफी का। भौतिक पर्यावरण का निर्माण निम्नलिखित में से किन कारकों से मिलकर होता है? भौतिक पर्यावरण का निर्माण किन किन कारकों से मिलकर होता है? मृदा, जल, ताप, प्रकाश, वायु। इसको ज्योग्राफी कह लो या एनवायरमेंट इकोलॉजी कह लो। एनवायरमेंट इकोलॉजी भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है। देखिए, भौतिक पर्यावरण का निर्माण होता है मृदा यानी स्थल, ठीक है, यानी स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, और प्रकाश भी है इसी में, तापमान भी इसी में है। तो सारे के सारे हो गए ये ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5। देखिए, भौतिक पर्यावरण स्थल, जल और वायु जैसे तत्वों से मिलकर बनता है। इन तीनों तत्वों को क्रमशः मृदा, जल और वायु संगठक भी कहा जाता है। ये तीनों भौतिक संगठक वायु तंत्र के उपतंत्र होते हैं। सूर्य का प्रकाश, तापमान और वर्षा भी भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण में दो तरह के तत्व होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, जैविक जिसके अंदर जीवन है, जैसे कि हरे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए। अजैविक घटक जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, स्थलाकृति हो गई, तापमान हो गया, वर्षा हो गई, प्रकाश, ये सभी पर्यावरण के तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आश्रित हैं। ये इससे देखिए, पर्यावरण को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है: वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। ये सब पढ़ा होगा आपने स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। इसका विस्तार धरातल से लगभग 6 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें वायुमंडल की 90% से भी अधिक गैसें पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर है समताप मंडल, उसके ऊपर चले जाओ तो मध्य मंडल या आयन मंडल, उसके ऊपर है बहिर्मंडल सबसे ऊपर। तो बिल्कुल ये तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, इनको अंग्रेजी हिंदी दोनों में याद रखिएगा क्योंकि इसको देवनागरी में लिखकर पूछ लेगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसका विस्तार धरातल से लगभग 8 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें वायुमंडल की 90% से ज़्यादा गैस रहती है। सामान्यतः क्षोभ सीमा तक ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल का ऊपरी स्तर है क्षोभ सीमा। अब आयन मंडल के संदर्भ में 3 कथन है यहाँ पर। यह तापमंडल का ही एक भाग है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। कौन सा सही है? आयन मंडल, इंग्लिश में आयनोस्फीयर, तापमंडल का ही एक भाग है। विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं इसमें। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, इसको याद रखिएगा, कमी नहीं आती। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, क्योंकि तीसरा भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आयन मंडल जो है तापमंडल का ही एक भाग है जो लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है। समताप मंडल के अतिरिक्त आयन मंडल ही वह संकेंद्रीय कवच है जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो समताप मंडल में भी ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होगी और आयन मंडल में भी इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दूसरा वाला गलत है, बाकी पहला और तीसरा सही है। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF परचेस कर सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, सही वो बताना है। देखिए, पृथ्वी पर रेडियो एवं टेलीविजन के प्रचारण हेतु आयन मंडल उत्तरदायी है, यानी आयनोस्फीयर। आयन मंडल में ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है। बिल्कुल ये सही है, दोनों के दोनों सी है इसका आंसर। देखिए, पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे आयन मंडल से वापस लौट आती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर रेडियो एवं टेलीविजन का संचालन होता है। इसके अतिरिक्त आयन मंडल में ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है जो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के रूप में होती है। तो दोनों के दोनों सही हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। इसका विस्तार 400 किलोमीटर की ऊंचाई से परे है। यहाँ पर वायु अत्यंत विरल होती है।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वायुमंडल में उपलब्ध जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। यह जलीय चक्र को नियंत्रित करता है जल वाष्प। यह जलीय एवं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के जीवन निर्वाह को प्रभावित करता है। यहाँ धरातल से अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है। यह धरातल से अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है जल वाष्प। बिल्कुल, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों के तीनों सही हैं। डी है इसका आंसर। देखिए, जलवाष्प जो है जलीय तंत्र को नियंत्रित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय एवं स्थलीय दोनों ही पारिस्थितिक तंत्र में जीवन प्रवाहित होता है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। साथ ही जलवाष्प धरातल से अवरक्त विकिरण को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो तीसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, जलाशयों में ऑक्सीजन पादप प्लवकों एवं अन्य जलीय जीवों की वृद्धि हेतु सीमाकारी कारक है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अघुलनशील होती है। पहला वाला सही है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील होती है। गलत है दूसरा वाला, तो सही बताना है, पहला ही सही है केवल। देखिए, जलाशयों में ऑक्सीजन यानी O2 पादप प्लवकों यानी फाइटोप्लैंक्टन और अन्य जलीय जीवों हेतु उनकी वृद्धि के लिए सीमाकारी कारक है। कम होगी तो कम होंगे जीव जंतु, अधिक होगी तो पर्याप्त मात्रा में होंगे। और वो नाला बना हुआ होगा तो उसमें कोई जीवित ही नहीं रह सकता, जलीय जीव। ठीक है, जैसे दिल्ली में यमुना नाला बन गई है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अत्यधिक घुलनशील होती है, ना कि अघुलनशील। गलत है दूसरा वाला। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, पादप प्लवक झील के तलछट में रहते हैं। निथलस्थ जीव झील के या जल की प्रकाशिक सतह पर रहते हैं। कौन सा इसमें सही है? देखिए, पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन जो है ना, वो जल की प्रकाशिक सतह पर रहते हैं। नीचे का ऊपर लिखा, ऊपर का नीचे लिखा है, दोनों के दोनों गलत हैं। और निथलस्थ जीव जो है वो जल झील के तलछट में रहते हैं, तली में यानी। तो दोनों के दोनों कथन असत्य हैं ये, क्योंकि पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन जल की प्रकाशिक सतह पर, जबकि निथलस्थ जीव यानी बेंथिक जीव झील आदि के तलछट में निवास करते हैं। सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से कारक तापमान को प्रभावित करते हैं? ढलान, ऊंचाई, स्थलाकृति, अक्षांश। अक्षांश तो है, स्थलाकृति भी है, तापमान को, ऊंचाई भी है, ढलान भी है। सारे के सारे 1 2 3 4 डी है इसका आंसर। देखिए, अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गई, स्थलाकृति के साथ वनस्पति ढलान तापांतर को प्रभावित करते हैं। तापमान पौधे के उद्दीपन का कार्य करता है, साथ ही उनकी वृद्धि का समय भी निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। तापकालिता या थर्मोपेरियोडिज्म से निम्नलिखित में से क्या आशय है? क्या होती है तापकालिता? तापकालिता से तात्पर्य तापमान के निरंतर परिवर्तन से है, या तापकालिता से तात्पर्य ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु के तापांतर से है। तापकालिता से तात्पर्य दिन रात के तापांतर में अंतर से है। तापकालिता से तात्पर्य दिन की अवधि से, किससे है? तापकालिता का मतलब है, तापकालिता से तात्पर्य है दिन रात के तापक्रम में अंतर से। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, तापकालिता या थर्मोपेरियोडिज्म का आशय दिन रात के तापक्रम में अंतर से है। तापकालिता कुछ पौधों की अनुकूल वृद्धि के लिए आवश्यक है, जैसे ठंडा वातावरण कुछ पौधों में बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है, तथा कुछ पौधों में यह पुष्पण को भी प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा असमतापी प्राणी नहीं है, पूछ रहा है। मगरमच्छ है, मेढक है, छिपकली है, मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक समतापी प्राणी है, यानी गर्म रुधिर वाला। यह है शीत रुधिर वाले असमतापी। तो असमतापी प्राणी क्या होते हैं? असमतापी अर्थात शीत रक्त वाले। शीत रक्त प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के समान होता है। मेढक, सांप आदि असमतापी जीव हैं, जिनके शरीर का तापमान वातावरण से नियंत्रित होता है। छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ आदि, मछली आदि भी शीत रक्त प्राणी हैं। और मनुष्य है यहाँ पर कोल्ड ब्लडेड, तो वही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन के लिए उपयुक्त पद का चयन कीजिए। ये छोटी सी एक डेफिनेशन लिखिए। किसके लिए है ये? फील्ड कैपेसिटी के लिए, सॉइल पोटेंशियल के लिए, वाटर पोटेंशियल के लिए।
जल विभव के लिए, मृदा विभव के लिए या मृद जलधारिता के लिए? क्या है? वह बल जिससे कि मृदा जल के साथ संलग्न या बंधा रहता है तथा जिसे दबाव के रूप में परिणत किया जाता है। क्या है वो? वो है जल विभव यानी वाटर पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, उपरोक्त कथन जल विभव को परिभाषित करता है। स्कूल में पढ़ी होगी डेफिनेशन ये। जल विभव यानी वाटर पोटेंशियल। जल विभव की अवधारणा आर के स्लेटियर तथा एस ए टायलर ने प्रस्तुत की थी। कब? 1960 में। यह कोशिका को जल में यदि कोशिका को जल में रखा जाए तो शुद्ध जल के अणु तथा कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच अंतर को उस तंत्र का जल विभव या वाटर पोटेंशियल कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर साई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसकी इकाई बार या वायुमंडल है। विभव। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, मृदा की ऊर्ध्वाधर स्तरीय संरचना मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। इसका निर्माण अपक्षय प्रक्रिया, कार्बनिक पदार्थों के जमाव तथा खनिज पदार्थों के रिसने से होता है। बिल्कुल ये सही है, दोनों के दोनों सी है इसका आंसर। देखिए, मृदा की ऊर्ध्वाधर स्तरीय संरचना मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। इसका निर्माण अपक्षय प्रक्रिया, कार्बनिक पदार्थों के जमाव से और खनिज पदार्थों के रिसने से होता है। देखिए, मृदा में रेत, गाद और चिकनी मिट्टी होती है जिसके साथ वायु तथा नमी मिश्रित रहती है। मृदा के अभिलक्षण उसमें पाए जाने वाली छिद्र गुहिकाओं तथा उसके कण आकार पर निर्भर होते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है और इसमें घुस घुस कर यूपीपीसीएस सवाल करती है। जैसे कि ये प्रश्न यूपीपीसीएस में ऑलरेडी पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे छोटा होता है, पूछा हुआ है। बताइए किसका होता है सबसे छोटा? मृत्तिका का, गाद का, परिष्कृत बालू का या फिर अपरिष्कृत बालू का? सबसे छोटा तो पूछ लिया है, सबसे बड़ा भी पूछा जा सकता है। सबसे छोटी है इसमें मृत्तिका, उससे बड़ा आकार है गाद का, उससे बड़ा आकार है परिष्कृत बालू का और सबसे बड़ा है इसमें अपरिष्कृत बालू। तो यह खनिज कणों के आकार, यह है मृदा के प्रकार। मृत्तिका का आकार है 0.002 मिलीमीटर से छोटी होती है मृत्तिका। गाद होती है 0.002 से 0.02 मिलीमीटर। इससे बड़ी या मोटी परिष्कृत बालू है 0.02 से 0.2 मिलीमीटर और सबसे बड़ी है अपरिष्कृत बालू 0.2 से 2 मिलीमीटर तक। तो छोटा एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर से रिपीट करेगा तो करेगा, वरना सबसे बड़ी को भी याद रखिएगा। आदि मानव द्वारा आग का प्रयोग किया जाता था शिकार को बढ़ावा देने के लिए, जंगल में दृश्यता को बढ़ाने के लिए, चारा प्रदान करने के लिए। सारे यही डी है इसका आंसर। सभी सही हो जाते हैं इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक पिरामिड नहीं है? ये पढ़ा होगा आपने, बायोलॉजी आपके पास रही होगी 12th में, तो उसके बाद अगर बीएससी करी होगी जूलॉजी बॉटनी से तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए, आसानी है। देखिए, 3 प्रकार के होते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। एनवायरमेंट इकोलॉजी का है टॉपिक। महासागर का कोई पिरामिड नहीं होता। ऊर्जा का पिरामिड होता है, जय भार का पिरामिड होता है, संख्या का पिरामिड होता है। अंग्रेजी में एनर्जी का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड और नंबर का पिरामिड, यानी पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तीनों के तीनों वैसे तो, लेकिन ऊर्जा के पिरामिड से बहुत सवाल बनते हैं एग्जाम में। हमेशा सीधा बनता है ऊर्जा का पिरामिड। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है? ऑलवेज अपराइट डायरेक्शन, तो ऊर्जा का पिरामिड है वो। देखिए, पारिस्थितिक पिरामिड किसी पारितंत्र में पोषण स्तरों का आलेखीय निरूपण है। इसकी आकृति पिरामिड की तरह होती है और यह 3 प्रकार के होते हैं, संख्या का पिरामिड, जय भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है यानी गलत होगा वो? अधिक ऊंचाई पर पहुंचने से तापमान में कमी होती है। मरुस्थलों में प्रायः जल की कमी होती है जिससे पौधे जल्दी नहीं बढ़ते। गहरे जलाशय और झीलों में फास्फोरस की कमी होती है जिससे पादप प्लवकों यानी फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि रुक जाती है। और चौथा है, लंबे वितान वाले पौधे तथा जीवों की अनेक जातियों की उपलब्धता
उष्णकटिबंधीय शंकुधारी वनों के लक्षण हैं? नहीं भैया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय सदा हरित वनों के लक्षण हैं। ये लंबे वितान वाले पौधे और जीवों की अनेक प्रजातियां। देखिए, लंबे वितान वाले पौधे और जीवों की अनेक जातियों की उपलब्धता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लक्षण हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। गलत है, डी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 20 प्रश्न है इसमें इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ऊर्जा पिरामिड का आशय प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा से है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। बिल्कुल, ये करेक्ट है दोनों के दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ऊर्जा का पिरामिड या एनर्जी का पिरामिड या पिरामिड ऑफ एनर्जी प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को प्रदर्शित करता है, जिसे किलो कैलोरी या एकांक क्षेत्र या एकांक समय के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो पहला वाला सही है। एक ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियम को प्रदर्शित भी करता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा का रूपांतरण प्रत्येक पोषण स्तर पर रासायनिक ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। साथ ही प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इस तरह ऊर्जा पिरामिड हमेशा ही सीधा होता है। तो दूसरा वाला भी सही है। तो सीधा क्यों होता है वो भी डिफाइन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। ऊष्मागतिकी के नियम से किस पिरामिड को संबद्ध किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, था ऊपर एक्सप्लेनेशन में, ऊर्जा का पिरामिड। देखिए, भोजन की उत्पादन दर या उत्पादकता, जो कि मुख्य अभिलक्षणिक गुणों को निरूपित करती है, ऊर्जा पिरामिड द्वारा प्रदर्शित होती है। ऊष्मागतिकी के नियम से ऊर्जा पिरामिड को संबद्ध किया जाता है। जय भार पिरामिड और संख्या पिरामिड जो हैं वो ऊर्ध्वाधर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित ऊर्जा का अनुपात प्रदर्शित करता है। क्या है ये? स्वांगीकरण दक्षता है, या प्रकाश संश्लेषण दक्षता है, या सकल उत्पादन दक्षता है, या पारिस्थितिक दक्षता है? यह है पारिस्थितिक दक्षता। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बोलेंगे इसको अंग्रेजी में। देखिए, पारितंत्र में निचले स्तर पर प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का अनुपात पारिस्थितिक दक्षता यानी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहलाता है। पारिस्थितिक दक्षता को सबसे पहले लिंडनमैन नामक वैज्ञानिक ने 1942 में परिभाषित किया था, जिसे 10% का नियम भी कहा जाता है। पारिस्थितिक दक्षता को पोषण स्तर दक्षता भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। 10% का नियम किसने दिया था? लिंडनमैन ने। 4 ऑप्शन होंगे। मेंडल ने, हुआगो डी ब्रिज ने, लिंडनमैन ने, या डार्विन ने। तो आंसर क्या है? लिंडनमैन ने। ठीक है। देखिए, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब ऊर्जा का स्थानांतरित होता है तो 90% ऊर्जा चली जाती है। मतलब 90% ऊर्जा उसी पोषण स्तर में रह जाती है। केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में जाती है। फिर उसकी 90% खर्च हो जाती है जैविक क्रियाओं में, केवल 10% ही अगले पोषण स्तर में जाती है। तो इसे ही 10% का नियम कहते हैं। लिंडनमैन ने इसको दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अमोनिया का पूछ रहा है। अमोनिया का नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तन कहलाता है क्या? नाइट्रीकरण, स्वांगीकरण, विनाइट्रीकरण, अमोनीकरण। अमोनिया का नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तन कहलाता है नाइट्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, अंग्रेजी में नाइट्रिफिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों नाइट्रीकरण है। एक है अमोनीकरण और तीसरा है विनाइट्रीकरण, मतलब उसकी उल्टी प्रक्रिया होगी वो। देखिए, नाइट्रीकरण, इसके अंतर्गत अमोनिया जो है, अमोनिया यानी NH3 नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोवेक्टर जीवाणुओं द्वारा क्रमशः नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाती है। मृदा में पाया जाने वाला एक अन्य जीवाणु जिसका नाम है नाइट्रोवेक्टर नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित कर सकता है। ठीक है। प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है। उस जीवाणु का नाम बता दीजिए जो अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। तो उस जीवाणु का नाम है नाइट्रोसोमोनास। और एक दूसरा जीवाणु का नाम बताइए जो अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है, उसका नाम है नाइट्रोकोकस। उस जीवाणु का नाम बताइए
जो नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है, नाइट्रोबैक्टर। ये सब इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे हुए हैं पहले। आ जाइए अमोनीकरण पर। नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ यूरिया और यूरिक अम्ल आदि का बैक्टीरिया द्वारा पुनः अकार्बनिक अमोनिया में परिवर्तन अमोनीकरण कहलाता है। विनाइट्रीकरण क्या है? नाइट्रेट का पुनः गैसीय नाइट्रोजन में, इसी नाइट्रेट का जो अमोनिया से नाइट्रोसोमोनास के द्वारा नाइट्रेट बनी थी, उसी नाइट्रेट का पुनः गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन ही विनाइट्रीकरण कहलाता है। विनाइट्रीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी इसके विपरीत प्रक्रिया है। तो ये 20 प्रश्न थे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के, ठीक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी के। ये टॉपिक निकला तो ज्योग्राफी से ही है। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद। प्रश्न बनेंगे बिल्कुल एग्जाम में।